कि कुछ लोग कुरान का हवाला दे रहे हैं। मैं भी चाहूँगा कि मेरी भी थोड़ी शिक्षा हो जाए, अगर मुझे भी पता चल जाए कि कुरान का हवाला क्या है। कुरान का सिर्फ ये लोग नाम लेते हैं, उसका कोई उद्धरण कभी भी नहीं देते, है ही नहीं कोई। कुरान का, अब आपने पूछता इसका रिश्ता क्या है। रिश्ता ये है कि दुनिया में जितनी भी धार्मिक परंपराएं हैं और इस्लाम उसमें कंपैरेटिवली बाद की परंपरा है, उनका एक ही उद्देश्य है, इंसानों को सुसंस्कृत बनाना, उनको मुहज़्ज़ब बनाना, उनके अंदर करुणा का भाव, रहम का जज्बा पैदा करना, उनको आदमी से इंसान बनाना, यही सारा मकसद है। ये जो हिजाब का शब्द तो कुरान में, जहाँ तक महिलाओं की ड्रेस, उनकी वेशभूषा का ताल्लुक है, 7 बार हिजाब का शब्द प्रयोग हुआ है कुरान में, लेकिन वो किसी भी जगह महिलाओं की वेशभूषा से के संदर्भ में उसका प्रयोग नहीं हुआ है। उसके लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो खिमार है। खिमार इसको कहते हैं, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और कुरान ये कहता है, चूंकि ये ध्यान रखिए, वो सोसाइटियाँ वो थी जिसमें 2 वर्ग होते थे, एक वो लोग जो आज़ाद थे, एक वो लोग जो गुलाम थे। और गुलाम जो होते थे बेचारे, चूंकि वो खरीदे हुए होते थे, तो गुलाम महिलाएं होती थी, उनके साथ लोग ये अपना हक समझते थे कि उनके साथ बदतमीजी करिए, उनका कपड़ा खींच लीजिए, उनको छू लीजिए, उसको हक समझते थे। तो कुरान ऐसा किसी आज़ाद महिला के साथ भी हो गया, और जब उस पर प्रोटेस्ट किया गया तो छेड़ने वालों ने कहा कि हम तो इसको गुलाम समझे थे। तो कुरान में एक आयत आई जिसमें उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो ये खिमार है, इसको अपनी जिलबाब, हालांकि उसका अनुवाद किया गया है कि अपने वक्ष पे डाल लो, लेकिन अगर आप उसका शाब्दिक अनुवाद करें तो जिलबाब कहते हैं महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली कमीज, क्योंकि उसके बारे में यह है कि वो तंग नहीं होनी चाहिए, ढीली होनी चाहिए। तो कुरान की आयत कहती है कि अपने खिमार को अपनी जिलबाब पे डाल लो। अब उसका मतलब ये निकाला गया कि अपने वक्ष पर, अपने चेस्ट पर डाल लो। और अगला जुमला बहुत महत्वपूर्ण है, कहा गया ताकि तुम पहचानी जा सको, यानी ये पहचान हो सके कि तुम स्लेव नहीं हो, तुम गुलाम नहीं हो, तुम किसी के दास नहीं हो। और तो इसमें अंतर्निहित संदेश क्या है? अंतर्निहित संदेश ये है कि जिस पर्दे की बात कुरान कर रहा है, वो पर्दा वो है जो महिला की पहचान को बनाने में मददगार साबित हो, उसकी पहचान को खत्म करना उद्देश्य नहीं है। लिहाजा इसीलिए मैंने कहा कि आपने कहा कि कुरान का हवाला दे रहे हैं, मैं भी जानना चाहूंगा, जरा मुझे भी वो आयत पढ़ा दें जिसमें कुरान हिजाब की बात करता हो। जो पहली जनरेशन है इस्लाम आने के बाद, उनके यहाँ तो महिलाएं काम करती थी। मक्के के मार्केट की सुपरिंटेंडेंट महिला थी, मदीने के मार्केट की सुपरिंटेंडेंट महिला थी, और उनके हाथ में एक कौड़ा होता था। उनके पास जुडिशियल पावर भी थी कि अगर वो किसी को मिलावटी माल बेचते हुए पकड़ लें तो उनको ये हक भी था कि वो उसको 10 या 20 कौड़े मार सकती हैं। वो ये काम कर सकती थी अगर वो हिजाब पहन रही होती तो। फिर यहाँ ये जो कंट्रोवर्सी है, ये तो बड़ी अजीब है। आप एडमिशन लेने जब किसी स्कूल में जाते हैं, हर स्कूल का अपना अनुशासन होता है, अपना ड्रेस कोड होता है। आप एडमिशन कार्ड पे दस्तखत करते हैं, इसका मतलब आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप उनके डिसिप्लिन को, ड्रेस कोड को मानेंगे। हिंदुस्तान में जबरदस्ती किसके साथ है? आपको अगर वहां का ड्रेस कोड पसंद नहीं है, आप जाके किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। समस्या क्या है?
अगर कोई बात कोई दलील दी जाती है तो कोई तथ्यों पे तो आधारित होनी चाहिए। क्या किसी ने बैन लगाया है, बता एडमिशन के बाद क्या उन्होंने अपने रेगुलेशंस में कोई परिवर्तन किया है? या आपका उन्होंने तो फोटो भी जारी कर दिए, इन्हीं बच्चियों के फोटो हैं पिछले साल के, ये हिजाब नहीं पहने हुए हैं। और अगर आपको एतराज है तो आप इस कॉलेज की बजाय किसी दूसरे कॉलेज में चले जाइए। हमें ये काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का है, जो थोड़े दिन में थोड़ा जाहिर समय लगता है, वो आपको बता देंगे। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं किसी विषय पर, वो विषय बिल्कुल साफ है। और वो साफ ये है कि रिलीजन के अंदर तो हर रिलीजन का ये दावा है कि हमारे यहाँ सारी चीजें विस्तार से बयान की गई हैं, लेकिन साथ में ही रिलीजन ने भी कहा है और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो चीजें एसेंशियल हैं, इंट्रिंसिक हैं, इंटीग्रल हैं, जो लाजमी हिस्सा हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। बाकी तो रिफॉर्म के लिए बाकी तो चीजें बदल ही रही हैं दुनिया में हर जगह। इस्लाम में 5 पिलर्स जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है कि 5 अरकान हैं, यानी 5 स्तंभ हैं, 5 खब्बे हैं, वो बुनियादी हैं। उन 5 में कहीं दूर दूर तक भी, जिसे आप पहली बात तो हिजाब का शब्द ही महिलाओं का जो वेशभूषा है उसके संदर्भ में प्रयोग ही नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम इनकी बात मान लें तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर इनका बात मान ली जाए कि ये मुसलमान होने के लिए, इस्लाम की प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, तो इसका नुकसान किसे होगा? जो आज मुस्लिम महिला आईपीएस ऑफिसर है, जिसने एयरफोर्स ज्वाइन की है, जो हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज में है, वो सिक्योरिटी सर्विसेज अपनी अदा करेगी हिजाब लगाकर। तो ये एक साजिश है जिसका मकसद है पिछले आजादी के बाद से लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं, पहले तो वो अंग्रेजी की शिक्षा के खिलाफ थे, लेकिन पिछले 50 साल से उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी कि मुस्लिम महिलाएं घरों से ना निकलें। आज भी उनके फतवे यही हैं, लेकिन पिछले 10-15 साल से कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और मुस्लिम बच्चियां बड़ी तादाद में स्कूलों में जा रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, यूनिवर्सिटी में जा रही हैं। ये हिजाब का जो विवाद शुरू किया गया है, ये एक साजिश है ताकि मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा को किसी तरह बंद किया जा सके। चूंकि उनकी मर्जी के खिलाफ 3 तलाक का कानून बन गया है, अब महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, बड़ी तादाद में बड़े पदों पे काम कर रही हैं। उन्हें लगता है कि उनका जो रिवायती माहौल था वो अब नहीं चल पाएगा। उसको बचाने का एक ही तरीका है, और वो है कि इन मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। लड़के हैं, शिक्षा पाते हैं, उनके माँ बाप कहते हैं कि पढ़ाने से क्या फायदा अगर नौकरी नहीं मिलती। तो यहां तो ये तो मुस्लिम लड़कियों के लिए नौकरी के सारे दरवाजे बंद करना चाहते हैं ताकि वो थक हार के घर बैठ जाएं और शिक्षा की प्रक्रिया खत्म हो जाए। ये मेरा मानना है, इससे ज्यादा इन लोगों के साथ में बहस नहीं करना चाहता। हिजाब का मतलब होता है डिसेंट, शालीनता के साथ वेशभूषा पहनना, ऐसी वेशभूषा पहनना जो अनावश्यक तौर से किसी को आपकी तरफ आकर्षित ना करे। चेहरा ढकना, जिसे हिजाब कहा गया है, अपने आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेना, उसको हिजाब नहीं कहा गया इस्लाम में। इन बच्चियों से मैं एक ही बात कहूंगा, पिछले 3 महीने में मैंने 4 कॉन्वोकेशन एड्रेस किए हैं। केरला में गवर्नर, आमतौर से सभी जगह
हमारे यहाँ गवर्नर ही चांसलर होता है। हमारे यहाँ 15 यूनिवर्सिटियां हैं। पिछले 3 महीने में मैंने 4 कॉन्वोकेशन अटेंड किए और मैं हैरत में रह गया हूं कि 73% से ज्यादा अवार्ड और मेडल महिलाओं ने जीते हैं। और वेटरिनरी यूनिवर्सिटी, जहां मेरा ये ख्याल था कि यहां पे महिला छात्रों की तादाद कम होगी, वहां पर अवार्ड जीतने वालों में पुरुष केवल एक था, एक लड़का था। बाकी सारे अवार्ड महिला छात्राओं ने जीते। और उस यूनिवर्सिटी में 75% से ज्यादा छात्र लड़कियां हैं। मैं ताज्जुब में रह गया। आपको जानवरों से डील करना है, जानवरों के ऊपर आपकी रिसर्च है, काम है। अब ये लड़की हिजाब लगा के जानवरों से डील करेगी? क्या कहना क्या चाहते हैं आप? आज लड़कियों के लिए डिफेंस, नेवी, एयरफोर्स सब खोल दिया गया है। तो हमारी जो मुसलमान फाइटर जेट को उड़ाने वाली पायलट मुसलमान लड़की होगी, वो हिजाब लगा के बैठेगी उस पर। ये लोग कहना क्या चाहते हैं? लड़कियों को उन्होंने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है ऑलरेडी। दे आर मच अहेड ऑफ द बॉयज। उनको अपनी इसी मेहनत के साथ अध्ययन करना चाहिए और आगे बढ़कर वो इस लायक बनेंगी कि वो समाज की और देश की सेवा कर सकें। उससे उनका भी नाम होगा, उनके परिवार का नाम होगा, उनके देश का नाम होगा।